नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव पूरे भारत के चुनाव में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ चुनाव के बारे में यह बार बार कहा जाता है कि जेएनयू में जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी यूनियन इलेक्शन बिना हिंसा के लोकतांत्रिक तरीके से हो जाता है, बहुत कम खर्चे में, और प्रत्येक छात्र को बराबर अपनी बात रखने का मौका जिस प्रकार से जेएनयू में मिलता है, वह पूरे देश के लोकतांत्रिक पद्धति के लिए एक मिसाल की बात है। कोरोना लॉकडाउन के बाद 4 साल तक कोरोना की आड़ में भारत की सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने, किसी भी बहाने से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होने दिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहां दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष चुनाव हुए, फिर चुनाव होंगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में काफ़ी मशक्क़त के बाद चुनाव हो रहा है। हमारे साथ आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सीनियर छात्र बैठे हैं, सभी पास आउट हैं, सारे लोगों के पास पीएचडी की डिग्री है। हमारे पास तो जेएनयूएसयू में इलेक्टेड मेंबर भी हैं, शुभांशु सिंह जी जो बीच में बैठे हुए हैं। हम बारी बारी से लोगों से पूछेंगे कि 4 साल बाद जो चुनाव हो रहा है, जिसमें से 4 साल में 1-2 साल ये जो हमारे मित्र हैं, ये कैसे देखते हैं कि क्या गैप हो जाने से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की राजनीति पर, यहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब ठीक 2 महीने बाद पूरे देश में लोकसभा का भी चुनाव होने जा रहा है, और बार बार मोदी जी अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। हम सबसे पहले पूछेंगे अमित कजोत्रा से। अमित कजोत्रा जी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने पीएचडी की है। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो चुनाव हो रहा है, आने वाले समय में देश के चुनाव को यह प्रभावित करेगा या नहीं? धन्यवाद धर्मराज जी। पहले तो ये बहुत खुशी की बात है कि बीते 4 सालों में यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा जो असर जो है, अगर हम देखें तो डीपोलिटाइजेशन बहुत ज़्यादा जो है हमें कैंपस में देखने को मिला। लोग जो है अपने मुद्दों को लेकर, लोग जो है देश के बाहर या फिर देश के अंदर, कैंपस के अंदर मुद्दों को लेकर जो उनका विवेक था, वो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो वो आहत हुआ है। और जेएनयू का जो इलेक्शन होता है, हमें अगर हम बात करें तो लोकल इशू को लेके ग्लोबल इश्यूज़ की बात की जाती है। वो एक हिसाब का हमारी जो है ट्रेनिंग भी है, ठीक है, बड़ी सारी बातें उसमें कही जाती हैं। तो जेएनयू का इलेक्शन अगर हम देखें, जो लिखदो कमेटी ने भी ये रिकग्नाइज़ किया कि ये पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और यहाँ वो मुद्दे उठाए जाते हैं जो कि बाहर के हमारे पार्लियामेंट के जो भी इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें नहीं उठाए जाते। यहाँ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, लोकल बहुत तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं, और जिस तरीके की यहाँ प्रोग्रेसिव बातें होती हैं या विचारधाराएं डिफरेंट तरीके की हैं, आपको हर तरीके की विचारधारा देखने को मिलेगी। आपको बहुजन से लेकर फार राइट की विचारधारा देखने को मिलेगी, लेफ़्ट की विचारधारा को देखने को मिलेगी। विद इन लेफ़्ट जो डिफरेंसेस हमें देश के बाहर देखने को नहीं मिलते, वो इंटरनल डिबेट यहाँ लेफ़्ट की हमें देखने को मिलती है, और ये काफ़ी जो है हमारे लिए नॉलेज का, उस तरीके से नॉलेज पहुँचाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए और ये बहुत अच्छा है। तो धन्यवाद। मैं अगला सवाल, हमारे साथी जो उस तरफ बैठे हैं डॉक्टर अतुल मीना जी हैं, इतिहास में इन्होंने पीएचडी की है, और हमारे चैनल दैनिक अम्बेडकर पर इनका बड़ा ही इंटरव्यू पॉपुलर हुआ था जब इन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव पर टिप्पणी की, और साफ साफ इन्होंने कहा कि भाजपा ब्राह्मणवादी पार्टी है, जहां दलित पिछड़े संघर्ष करते हैं, भाजपा को मजबूत बनाते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री के पद देने की बारी आती है तो वह एक सबसे पहले चुन के आए हुए विधायक को इसलिए मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है क्योंकि वह एक ऊंची जाति का, तथाकथित रूप से ऊंची जाति का होता है, ब्राह्मण होता है। अतुल जी, आपका पुनः मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ में जिस प्रकार से पुराने वर्षों के मुकाबले, आप तो सीनियर छात्र हैं, आपने जेएनयू का बहुत चुनाव देखा है,
बार बार हिंसा, बढ़ी हुई हिंसा पहले के मुकाबले ज़्यादा हो रही हैं। तो भारतीय राजनीति, जवाहरलाल नेहरू यूनियन की राजनीति और यहाँ बढ़ती हुई हिंसा को आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद धर्मराज जी, आपके चैनल पर दोबारा बुलाने के लिए। पहले तो जो 4 साल बाद जो जेएनयू में इलेक्शन हो रहा है और उसको लेकर के काफ़ी खुशी है। जिस तरीके का जेएनयू का जो इलेक्शन होता है उसकी जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो हम जो पुराने छात्र हैं यहाँ पर, जो पुराने जितने भी छात्र नेता हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। सब छात्र जो है इलेक्शंस को एंजॉय कर रहे हैं। तो सारे छात्र हम जो है जिस तरीके के यहाँ का एक डेमोक्रेटिक इथो जो जेएनयू का, वो हम एंजॉय कर रहे हैं। और वही जो पुरानी जो वाइब्स थी इलेक्शन की वो दिखाई दे रही हैं अब। लेकिन पिछले 3-4 साल से ये एक अच्छी 3-4 साल से तो खैर इलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार जो इलेक्शन हो रहा है इसमें एक अच्छी बात है कि विभिन्न तरह के रंगों की पार्टियां भी आपको जो है इस इलेक्शन में दिखाई दे रही हैं। और वो बहुत अच्छा है। भारत की जिस तरीके की चाहे वो वर्ग के आधार पे हो, चाहे वर्ण के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे जाति आधार पर हो, जिस तरह की भारतीय विविधता है उस हिसाब से जहाँ यहाँ पर जो है अलग अलग पार्टीज़ जो है नई नई वॉइस बन करके आ रही हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि जेएनयू इशू का जो इलेक्शन है इसका इम्पैक्ट जो है निश्चित रूप से देश में पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए। जिस तरीके के यहाँ का एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, दूसरा जिस तरीके का एक यहाँ इलेक्शंस के मुद्दे होते हैं लोकल से लेकर ग्लोबल तक, वो जनहितैषी होते हैं। तो उन मुद्दों को मैं तो मानता हूँ कि पूरे देश में जो है उनको फॉलो किया जाना चाहिए, ताकि एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर भारत और एक बेहतर समाज बन सके। और जैसा कि आपने पूछा कि एक हिंसा जो है बढ़ती जा रही है, तो इसमें जो है एक हम सभी जानते हैं कि जिस तरह की पार्टी अभी सत्ता में है, तो वो उस तरह की जो पार्टियां उनके जो एक आइडियोलॉजी में जो है जो है उस हिंसा को जो है चेरिश करती है। और इसलिए जो है अपने वो कैडर को उस तरीके से कंट्रोल नहीं करती है। और उसका परिणाम है कि जेएनयू में दिनों दिन राइट विंग जो वायलेंस है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी तरीके से मैं ये देखता हूँ कि जो राइट विंग है उसकी आइडियोलॉजी में जो है हिंसा को जगह है, वायलेंस को जगह है। आप पूरी दुनिया के इतिहास उठा करके देख लीजिए, राइट विंग हर जगह जो भी ऑपरेस्ट यूनिटी होती हैं या जो भी डेमोक्रेटिक लिबरल वॉइसेज होती हैं उनको क्रश करने की कोशिश करता है हिंसा के द्वारा। अतुल जी ने साफ साफ कहा कि जिस प्रकार की सरकार भारत में चल रही है उसकी मूल पहचान हिंसा है, और वे हिंसा को बढ़ावा यूँ देते हैं कि जो हिंसक सदस्य हैं उनकी पार्टी में उसका प्रमोशन होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ऐसे कई सारी नियुक्तियां हुई हैं प्रोफेसर के पद पे, जो पिछले 3-4 सालों में हिंसा की घटनाओं में संलिप्त पाए गए हैं। उनकी तस्वीरें आई हैं। योगेंद्र यादव तक ने पूरी देश के मीडिया के सामने प्रोफेसरों का नाम तक लिया है कि कौन कौन प्रोफेसर उनके ज़माने के भी हिंसा में संलिप्त थे। जब 5 जनवरी 2020 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों पर बाहरी छात्रों ने हमला किया था। हमारे साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक और वक्ता हैं, और वे जेएनयू में इलेक्टेड भी रहे हैं, छात्रों के प्रतिनिधित्व भी उन्हें करने का मौका मिला है। हमारे साथ हैं पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी शुभांशु सिंह, पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने पीएचडी किया है। तो ये हर तरीके से राजनीति पे बात करने के योग्य हैं। इनका सब्जेक्ट भी पॉलिटिकल साइंस है, रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं, और ये वामपंथी राजनीति से इनका विशेष जुड़ाव रहा है। हम इनसे पूछेंगे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वामपंथी राजनीति ईमानदारी का दावा करती रही है, लेकिन आज वही वामपंथी समर्थक जय भीम के नारे लगाते नहीं थक रहे हैं। तो इनका इनसाइडर व्यू ये कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये सवाल जो है नया नहीं है। हम ये सवाल जब भी चुनाव होता है, और ये चुनाव इसलिए भी खास है कि 4 साल बाद हो रहा है, और एज ए इंसाइडर मैं आपको अब नहीं बता सकता क्योंकि अब मैं एक्सटर्नल एंटिटी हूँ। तो ये कहते हुए कि हाँ, ईमानदारी का क्लेम तो हर विचारधारा की पार्टी करती है, चाहे वो लेफ़्ट हो, राइट हो, चाहे अम्बेडकराइट हो, लेकिन ईमानदारी आप
उससे सर्टिफाई तभी कर सकते हैं जब आप ग्राउंड पे या फिर जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं आप उनको लेके कितना सजग हैं, उनको लेके कितना आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं या लोगों के बीच में जा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। उसी बेसिस पे कोई भी नारा हो या कोई भी आपका एजेंडा हो वो तब तक सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक वो पर्चों में है, जब तक वो आपकी वाणी में है, जब तक वो एक्शन में नहीं आता है, जब तक वो लोगों तक नहीं जा पाता है या वो सिर्फ एक थॉट ही क्रिएट ना करे, तभी तक वो सार्थक हो जाएगा। तो सिर्फ जय भीम बोलना या फिर कोई और जेंडर जस्टिस का नारा देना तब सार्थक नहीं होगा कि इसे बोलने से। आप ईमानदारी से अपने पर्सनल जीवन में भी और अपनी पढ़ाई में, अपने रिसर्च टॉपिक में कैसे डील कर रहे हैं उन इश्यूज़ को, या फिर अपने फ्रेंडशिप सर्कल में भी, आप आपसी बातचीत में भी आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसमें वो झलकता है नहीं झलकता, उससे साबित होता है कि आप कितने ईमानदार हैं। वो सिर्फ नारों से तो साबित नहीं हो सकता, किसी भी संगठन सिर्फ लेफ्ट की बात नहीं, चाहे वो राइट हो या अम्बेडकर राइट हो, सिर्फ बोलने से नहीं हो सकता। वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना ग्रहण कर पा रहे हैं जो आप बोल रहे हैं या जिस इमेजिनेशन को लेकर आप एक वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। और हम क्योंकि यूनिवर्सिटी इलेक्शंस का पेकुलरिटी या फिर स्पेशलिटी यही है कि हम पढ़ाई भी करते हैं साथ साथ, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करते हैं या फिर नारा नहीं देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो अब जैसे 4 साल से पढ़ाई तो हो रहा था लेकिन पॉलिटिक्स नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई को भी वो धक्का लग रहा होगा। और एज ए एक्सटर्नल एंटिटी जब मैं देखता हूँ कि कम से कम एक चुनाव हो रहा है इतने सालों बाद, तो अपने अंदर से भी और एक ऑब्जर्वेशनल स्किल के तौर पे भी ये पता लगता है कि एक एक्टिविटी जो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए वो हो रहा है। और जहाँ तक वामपंथी विचारधारा की बात करें तो एक हिस्टोरिकली देखा जाए तो JNU स्पेसिफिकली यहाँ पे वामपंथी विचारधारा थोड़ा हावी रही है। और मेरे ख्याल से वो इसलिए भी हावी रही है क्योंकि सोशल बैकग्राउंड का यहाँ पर जो एक कैरेक्टरिस्टिक रहा है, यहाँ बहुत सारे लोग वो आते हैं या वो पढ़ाई कर सकते हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ या आप, क्योंकि आज एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मॉडल हमारे देश में बहुत हावी है, जहाँ पर जो गरीब लोग हैं या जो पिछड़े इलाकों से आते हैं, जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बैरियर बना देता है ऐसा सिस्टम कि आप उसको पार करके यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते। कम से कम ये JNU एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ पे भी लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो ज़रूरी है कि अगर आप हम पंथी विचारधारा की बात कर रहे हैं या एजेंडा की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सोशल बैकग्राउंड लोगों का ऐसा है या फिर एक ऐसा सिस्टम बना है जहाँ पर लोग इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई कर पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं और साथ साथ पॉलिटिक्स भी कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इलेक्शन हो, पॉलिटिसाइजेशन हो, मुद्दों की बात हो, पर्चों में बात हो, हमारी बातचीत में, हमारी लैंग्वेज स्किल्स में वो बात हो, हमारे कम्युनिकेशन में वो बात हो, हमारे पर्सनल लाइफ में वो बात हो, हमारे रिसर्च में, हमारे PhD या MPhil में भी वो बात हो। तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी को साबित करेगा और सिर्फ नारा लगाना वो साबित नहीं कर सकता। साथियों, आपने देखा कि कैसे अन्य विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो वहाँ के वर्तमान छात्र भी वोटिंग के दिन यह आपस में चर्चा करते हैं कि वोट देने जाएं या ना जाएं, क्योंकि हिंसा होने का खतरा होता है, मारपीट होने का डर होता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब चुनाव होता है तो यहाँ न केवल जो वर्तमान छात्र हैं वह चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बल्कि उनसे अधिक जो JNU के छात्र हो चुके होते हैं, जिनकी PhD हो चुकी होती है, वे कहीं अलग अलग जगहों पर नौकरी कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक गतिविधियों में खो जाते हैं। वे बहुत मुश्किल से भी, थोड़ा सा वक्त निकाल के भी उनको लगता है कि JNU के स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के वक्त चला जाए, वहाँ का माहौल में फिर से खो जाया जाए और फिर से जो राजनीति में जो तमाम सारी बड़ी बड़ी बातें, जो आदर्शवादी बातें होती थी, उसको कम से कम जिया जाए, एक रिफ़्रेश किया जाए, मेमोरी को संजोया जाए और फिर से एक ऐसे समाज को बनाने की तरफ अग्रसर हुआ जाए, एक नई ऊर्जा का संचार हो, जिसके लिए पूरे भारत में लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं बना पा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का चुनाव इस मामले में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहां पूरी दुनिया की व्यवस्था के सामने फ़िलिस्तीन के गाज़ा के लोगों पर, बच्चों पर
जिस तरीके से इजराइल लगातार मिसाइल बरसा रहा है, बम चला रहा है, पूरी दुनिया में यूएनओ निंदा कर रहा है। सीज़ फायर कई बार पास हो चुका है लेकिन सीज़ फायर नहीं हो रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना कुछ सोचे समझे अपना समर्थन इजराइल को दिया, जहां योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर यह लिखा था कि जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र, जो समूह फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ बोलेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वहीं जेएनयू के छात्र अपना जीवन, अपना करियर सब कुछ दांव पर लगाकर अपने बुद्धिजीविता का परिचय देते हुए पूरी दुनिया के मानवाधिकारों के लिए लड़ाई की बात करते हैं और निडरता से अपनी बात रखते हैं। शायद इसी निडरता का कारण है कि बाद में योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह ट्विटर पर आकर ही अपने मंत्रालय के माध्यम से सफाई देनी पड़ी कि नहीं, फ़िलिस्तीन के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है और फ़िलिस्तीन को भी राज्य होने का अधिकार है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे जहाँ एक तरफ जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हो रहा है तो यहीं के पढ़े हुए पुराने छात्र डॉक्टर्स यूनियन भी जुट गई है, और जहाँ पे वोटिंग काउंटिंग हो रही है वहाँ डॉक्टर्स की भरमार है। ये रात भर जगेंगे, चाय पिएंगे, समोसे अंडे खाएंगे और पूरे देश दुनिया की राजनीति पर बात होगी, एक दूसरे की खिंचाई होगी। अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगता है तो हमारा यह चैनल दैनिक अंबेडकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा प्रयास रहेगा कि बेहतरीन कंटेंट मैं आपके सामने लाता रहूं और आप यूं ही हमारा साथ देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। हाँ, अमित भाई और कुछ बात करना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़। देखिए, इस चैनल के माध्यम से धर्मराज जी ने बड़े अच्छे तरीके से जो वायलेंस, जो राइट विंग का वायलेंस हो रहा है उसको उजागर करने की कोशिश किया। लेकिन जो सालों से, सदियों से जो जेएनयू जब से यहाँ बसा है, जो एपिस्टेमिक वायलेंस जो दलित आदिवासी स्टूडेंट्स के साथ जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वाइवा के दौरान होता रहा, उनकी गाइड सिलेक्शन पे होता रहा, उनकी नियुक्ति पे होता रहा, यही वो यूनिवर्सिटी है जहाँ सोशली मार्जिनलाइज कम्युनिटी से लोग जो आते हैं उन्हें डिग्निफाइड मैनर से ट्रीट नहीं किया गया, उनको वाइवा में मार्क्स नहीं दिए गए, उनकी नियुक्ति नहीं हुई। यहाँ के कई प्रोफेसर हैं जिन्होंने मंडल जो आंदोलन हुआ उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब SC ST OBC स्टूडेंट्स की यहाँ मात्रा ज़्यादा होगी तो यहाँ क्वालिटी का उस तरीके से स्तर गिरेगा। यही वो जेएनयू है जिन्होंने जो है 2016 में जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, इन्होंने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बहुत डिमेन किया और आज जो ये है कास्ट सेंसस के साथ कितने मुखर हो रहे हैं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक फ़िज़िकल वायलेंस तो हमें ABVP का, RSS का दिख रहा है, उसी में हम जो है एपिस्टेमिक वायलेंस जो सोशल एलीट्स, अगर हम देखें जो भी लेफ़्ट राजनीति से आते हैं लोग, उनका अगर सोशल बैकग्राउंड देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं सोशल एलीटिज़म से ही आता है और इन ए वे जो है वो मार्जिनलाइज की जो स्ट्रगल है उसको अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, उसको हाईजैक कर रहे हैं और जो हमें रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं सोशली मार्जिनलाइज एक्सक्लूडेड कम्युनिटी को, वो टोकन रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हमारी सब्जेक्टिविटी, हमारी एजेंसी को एज ए मार्जिनलाइज कम्युनिटी डिनाई किया जा रहा है, हमारे राइट्स को डिनाई किया जा रहा है। तो ये भी सोचने का विषय है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ जो है लेफ़्ट राजनीति ने बहुत जय घोष किया जाए, उनका सराहना की जाए, उसका मूल्यांकन करना भी बहुत ज़रूरी है। और देश के बाहर या गेट के, जेएनयू के गेट के बाहर जो लोग जो है राजनीति में रुचि रखते हैं, मैं चाहता हूं कि वो इस पहलू पे भी विचार करें। धन्यवाद धर्मराज जी। डॉक्टर अमित कजोत्रा ने साफ साफ कहा कि दरअसल ये कह रहे थे कि हमारे भीतर की जो खामियां हैं, जो इंटरनल क्रिटिक है, हमें उससे भी नहीं छिपाना चाहिए, उस पर भी खुलकर बात होनी चाहिए। जिस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, उसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आरक्षण को लागू होने में वर्षों लग गए, फिर भी आज तक पूरी तरह वह लागू नहीं हो पाया है। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो भारत में अगर आप किसी के सामने आरक्षण शब्द बोल दीजिए तो वहाँ अपने आप जो एपिस्टेमिक बोल रहे थे उसे आप व्यवहारिक भेदभाव में कहीं ना कहीं आपको चेहरे पर नज़र आ जाएगा। और दुख की बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर रहे हैं, जिन्होंने मोटी मोटी स्टैंडर्ड दुनिया में बेहतरीन
किताबें जो मशहूर है लिखी हैं, वे लोग भी दलित पिछड़ों को 1 नंबर पीएचडी एमफिल के वाइवा में देने के लिए जाते रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जेएनयू के छात्रों ने तब भी अपने करियर को दांव पर लगाकर अपने ही शिक्षकों के खिलाफ, उनके नारों के खिलाफ अपना नारा बुलंद किया और जो अभिजात वर्ग की जो भेदभावपूर्ण नीति थी उसका पुरजोर विरोध किया। यही कारण है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक प्रकार की पार्टी नहीं है, बल्कि आप चाहेंगे तो आपके घर के मुद्दे से लेकर दुनिया के मुद्दों पर यहाँ बातचीत होती है और सारी बातचीत दुनिया के सामने खुले में होती है, रात भर होती है, दिन भर होती है। जितनी प्रगतिशील बातें क्लासरूम में होती हैं उससे कहीं अधिक बातें क्लासरूम के बाहर होते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी होने को समय 1:15 बजा है, 1:30 बजने वाला है, 1:30 बजे रात है, काउंटिंग हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स यूनियन यहाँ बैठी है और जेएनयू के 50 साल की प्रगतिशीलता की आड़ में जो जेएनयू में चल रहा है उस पर मुखरता से अपनी बात रखे हुए हैं और किन्हीं की आंखों में नींद भी नहीं है। और अगर आप चाहेंगे तो यह इंटरव्यू ये लोग रात भर दे सकते हैं जब तक मेरा मोबाइल डिस्चार्ज न हो जाए। फिर भी हम बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया अदा करेंगे कि बहुत ही कीमती वक्त आप लोग दिए। और यह जेएनयू में वाद विवाद का समय है, आपको कभी फुर्सत मिले जेएनयू चुनाव में आइए और देखिए कि यह भी एक तरीका है जब लोकतांत्रिक तरीके से छात्र संघ कमज़ोर से कमज़ोर तबके के लोगों के लिए भी हो सकता है, उनकी बात हो सकती है, उनका नेतृत्व हो सकता है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, आगे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।